में जो कृषि साख है, ऐसी सिचुएशन में जो कृषि साख है वो ही किसानों का क्या है, एकमात्र जीवन जीने का साधन है। उनको चाहे उपभोग करना है, चाहे उत्पादन करना है या कुछ भी करना है, उनको जो है साख की ज़रूरत होती है। कृषि साख का मतलब ये होता है, आप ये लिख सकते हैं कि कृषि साख वह साख होता है। साख अगर नहीं आ रहा वर्ड समझ में तो ऋण भी लिख सकते हैं कि कृषि ऋण वह ऋण होता है जिसकी किसानों को कृषि कार्य के लिए क्या होती है, कृषि कार्य के लिए आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि कृषि करने के लिए किए जाते हैं, उसके लिए किसानों को जहाँ जहाँ पैसों की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, उसको जो है कृषि साख के नाम से जाना जाता है। कृषि साख किसानों की कई ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हम पढ़ेंगे आखिर कृषि साख की ज़रूरत जो है वो आखिर किसानों को क्यों पड़ती है, लोन लेने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है और किसान जो है लोन कहाँ कहाँ से ले सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कृषि साख की आवश्यकता, आखिर किसान को लोन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। तो किसानों को लोन की जो भी ज़रूरतें होती है उसको हम 3 सेगमेंट के उस पर पढ़ सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है अवधि के आधार पे। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं उद्देश्य के आधार पे, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है अवधि के आधार पे और दोस्त के ही पढ़ लीजिए। पहला जो होता है वो होता है अवधि के आधार पे और दूसरा जो होता है वो होता है उद्देश्य के आधार पे। तो ये ज़रा समझिए ये क्या है। किसानों को लोन की ज़रूरत जो है क्यों पड़ती है वो यहाँ पे बता रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अवधि के आधार पे। अवधि के आधार का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो किसानों को साख की ज़रूरत शॉर्ट टर्म के लिए, मिडल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कई उसके लिए पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्पकालीन ऋण जो है या अल्पकालीन साख जो हैं ये क्या होते हैं, किसान इन पैसों से क्या क्या करते हैं और इनका टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है। इनका जो टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 महीने से लेके 12 से 15 महीने होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने के लिए, सवा साल के लिए जो लोन लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है अल्पकालीन ऋण के नाम से जानते हैं। अल्पकालीन ऋण का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल या 15 महीने होगा, इससे ज़्यादा जो है नहीं होगा। और किसान ये जो लोन के पैसे लेता है इसका करता क्या है, किसान इसका जो है बीज खरीदने हैं, खाद खरीदनी है, उर्वरक खरीदना है, कीटनाशक दवाइयाँ अगर खरीदनी है तो इन सब चीज़ों को बाय करने के लिए किसानों को क्या पड़ती है, इन सब चीज़ों को बाय करने के लिए किसानों को अल्पकालीन साख की ज़रूरत होती है। दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं मध्यकालीन साख। मध्यकालीन साख का क्या मतलब होता है, मध्यकालीन साख का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 महीने से लेके वो जो है मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 5 साल के लिए ये लोन लिया जाता है। और इन पैसों को किसान क्या करता है, इन पैसों को किसान जो है जितने भी यंत्र होते हैं, कोई भी उसको जो है
मशीन ख़रीदनी है, ठीक है, कोई भी उसको ट्रैक्टर ख़रीदना है, इन सब चीज़ों के लिए, इक्विपमेंट को बाय करने के लिए जिस लोन की उसको आवश्यकता होती है, उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मध्यकालीन साख। और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं दीर्घकालीन साख। दीर्घकालीन साख का जो टाइम होता है वो होता है आपका 5 साल से लेके, मिनिमम 5 साल तो हो गई होगा, और मैक्सिमम 20 साल तक जो है, 20 से 25 साल तक जो है जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इसको जो है, इनका यूज़ क्या करता है किसान, इसका यूज़ किसान जो है, अगर उसको भूमि ख़रीदनी है, ठीक है, ज़मीन अगर उसको ख़रीदनी है या ज़मीन पे कुछ भी काम कराना है, तो भूमि की खरीद, इस पर्पज़ के लिए अगर किसान को लोन चाहिए तो उसके लिए उसको दीर्घकालीन साख की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवधि के आधार पर किसानों को लोन की ज़रूरत जो है वो क्यों होती है। अवधि के आधार पर किसानों को लोन की ज़रूरत इन पर्पज़ के लिए पड़ती है। अल्पकालीन में खाद, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, इनका टाइम पीरियड मैक्सिमम 12 महीने होगा, मैक्सिमम है ये। अवधि मध्यकालीन की बात करें, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन्स, इन सब चीज़ों को बाय करने के लिए, औजारों को बाय करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है मध्यकालीन ऋण कहते हैं। इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 5 साल का होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल से लेके 20 साल तक। अगर कोई भूमि खरीदनी हो या भूमि पे किसी तरीके का कोई काम कराना हो, भूमि सुधार कराना हो, तो उसके लिए जो है दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है, ठीक है। मैंने जो जहाँ लिखा है वो यहीं लिखेंगे, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अब जो है, अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर, ये तो था टाइम पीरियड के आधार पर कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडल टर्म। अब किस पर्पज़ के लिए चाहिए होता है उसको लोन, तो अगर हम पर्पज़ की भी बात करें तो पर्पज़ को भी हम 3 उसमें पढ़ सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है उत्पादक कार्य। उत्पादक कार्य या उत्पादन कार्य भी आप इसको कह सकते हो, उत्पादक भी कह सकते हो या उत्पादन भी कह सकते हो। मतलब कि भाई किसान को लोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसान को लोन की ज़रूरत कृषि के अंदर उत्पादन करने के लिए। हमने बोला कृषि साख क्या है, कृषि कार्य करने के लिए किसानों को जो भी साख की ज़रूरत होती है वो कृषि साख कहलाता है। तो उत्पादन कार्य का मतलब है कृषि करने के लिए खाद, ये जो पढ़ रहे हैं, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, ट्रैक्टर, मशीन, भूमि, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, लाने के लिए किसानों को पैसों की ज़रूरत होती है। तो इन तीनों पर्पस के लिए जो लोन लिया जाता है, अल्पकालीन हो, मध्यकालीन हो या दीर्घकालीन हो, कोई भी मैटर नहीं करता, वो लोन क्या कहलाता है, वो लोन कहलाता है उत्पादक कार्य लोन। क्योंकि इस पैसे का यूज़ किसान किसके लिए करेगा, कृषि के अंदर उत्पादन करने के लिए करेगा। भाई सिंपल सी बात है, वो लोन जो उत्पादन के लिए लिया जा रहा है वो उत्पादन लोन कहलाता है। दूसरा जो लोन होता है इसको हम कहते हैं उपभोग कार्य के लिए। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है किसान का वो है उपभोग करने के लिए लोन लिया जाता है। क्यों लिया जाता है उपभोग करने के लिए लोन, ये आपको ज़रा पहले समझना है। उपभोग करने के लिए लोन इसलिए लिया जाता है क्योंकि सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, फसल को उगाते हैं, ठीक है। फिर भाई एक फसल ऐसे नहीं आज उगाई कल उग गई, ठीक है, कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है। फिर फसलों की कटाई होती है, ठीक है, फिर कटाई के बाद उसकी बिक्री होती है। तो एक फसल को उगाने से लेके बेचने तक फसल पे डिपेंड करता है, किसी में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, सब कुछ कर कुरा के 8 से 10 महीने का टाइम लग जाता है एक फसल को पूरा फुल बेचने में। तो भाई इतने टाइम पीरियड के अंदर उगाते टाइम उसने सारी अपनी कॉस्टिंग लगा दी जहाँ से लोन लिया था, और अब जब बिकेगा वो पैसा रिकवर होने में उसको कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा। तो भाई किसानों के पास पैसे नहीं होते अपना घर चलाने के लिए भी,
इस वजह से मोस्टली वो क्या करते हैं, जीवन निर्वाह की खेती करते हैं। तो अब दूसरा जो उनको लोन की ज़रूरत पड़ जाती है, अब घर कहाँ से चलेगा, तो घर को चलाने के लिए भी, अपना जीवन जीने के लिए भी उनको जिस लोन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उपभोग कार्य के लिए लोन। तीसरा जो लोन होता है उसको हम कहते हैं अनुत्पादक कार्य। क्या कहते हैं, अनुत्पादक कार्य। अनुत्पादक कार्य का क्या मतलब होता है, अनुत्पादक कार्य का मतलब होता है उत्पादक कार्य। उत्पादक कार्य का मतलब होता है प्रोडक्शन के लिए लोन लिया जा रहा है, ठीक है। तो अनुत्पादक कार्य का मतलब क्या होगा, अनुत्पादक कार्य का मतलब होगा कि प्रोडक्शन के लिए लोन नहीं लिया जा रहा, ठीक है। तो फिर किसके लिए लोन लिया जा रहा है, प्रोडक्शन को छोड़कर किसी अन्य कार्य के लिए। जैसे मान लो किसी की शादी है उसके घर में, किसी का जन्मदिन है उसके घर में, ठीक है, या एजुकेशन के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब जो पर्पस हैं, अब भाई अगर किसी की मान लो शादी है, ठीक है, गांव के अंदर जब शादी वगैरह होती है तो किसान को लोन ही लेना पड़ता है, ठीक है। या किसी का जन्मदिन है, किसी का मरण दिन है, कुछ भी कर लो, ठीक है, जन्मदिन मरण दिन कुछ भी कर लो, तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई उसके पास खातों में गड्डियाँ जमा नहीं होती है। तो किसानों को साख की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको हम दो के बेस पे पढ़ सकते हैं। पहला है टाइम पीरियड के बेस पे, और दूसरा जो है वो है ऑब्जेक्ट के बेस पे। टाइम पीरियड बेस पे भी 3 तरीके के लोन होते हैं, ऑब्जेक्ट के बेस पे भी 3 तरीके के लोन होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो महत्व है वो क्या होता है। महत्व का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। अभी हमने पढ़ा कि भाई कृषि साख क्या होता है, कृषि साख क्या होता है, हमने बोला भाई कृषि कार्य करने के लिए जो लोन लिया जाता है वो कृषि साख है। और क्या करेगा वो लोन का, डिपेंड करता है कि उसको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। कृषि कार्य के लिए उसे लोन ही लोन चाहिए, इसके अलावा उपभोग कार्य के लिए भी चाहिए, अनप्रोडक्टिव लोन भी उसको चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर ये लोन उसको ना दिया जाए, भाई महत्व के अंदर हमें क्या बताना होता है, महत्व का मतलब होता है हमें उसकी आवश्यकता बतानी है। तो आप खुद सोचो कि अगर उसको ये लोन ना दिए जाएं, ना प्रोडक्टिव, ना अनप्रोडक्टिव, ना कंजम्पशन के लिए, अगर इसमें से किसी भी पर्पस के लिए उसको लोन ही ना दिया जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि ना तो प्रोडक्शन होगी, ना तो खाद उर्वरक बीज मशीन ट्रैक्टर भूमि ये सब चीज़ें वो बाय नहीं कर पाएगा। भाई कृषि साख का किसान क्या करता है, जो छोटे किसान होते हैं जो ये लोन वगैरह लेते हैं, खाद उर्वरक बीज वगैरह, इन सब को ख़रीदने के लिए उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उनके पास, बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इन सब चीज़ों को खुद खरीद सके, क्योंकि मैंने बताया कि एक फसल को जब तक उगाते हैं और जब तक वो बिकती है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिनकी वजह से उनके पास जो है कैश नहीं बच पाता। और प्लस जो कृषि है वो मौसमी व्यवसाय है, मौसम के अनुसार यहाँ पे फसलों को उगाया जाता है। ऐसा नहीं जब हमारा मन करा वही फसल उगा दी, जिस फसल का मौसम है वही फसल उगती है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी किसान क्या होता है, जिस फसल का मौसम है वो फसल उगेगी, अदरवाइज़ वो क्या रहता है, बेरोज़गार रहता है, उसके पास पैसा नहीं होता। तो अगर भाई उसको हम ये पैसे नहीं देंगे तो ना तो वो अनप्रोडक्टिव कार्य कर पाएगा, ना वो कंजम्पशन कर पाएगा, ना वो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर पाएगा। और कृषि के उत्पादन में भारी मात्रा में हमको क्या देखनी पड़ेगी, गिरावट हमको जो है देखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अगर हम सोचो, अगर मान लो ना वो प्रोडक्शन कर रहा, ना वो उपभोग कर रहा, फिर ना वो अनप्रोडक्टिव कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है, देश में किसान आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, फिर ऐसे मामले सामने आएंगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कि किसान ऐसा ना करे, और सोचो प्राइमरी सेक्टर ने अगर प्रोडक्शन को रोक दिया, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई अगर उनने प्रोडक्शन को रोक दिया तो भाई उसने रोक दिया तो फिर हम तो गए, ठीक है, क्योंकि हमें सब्जियां गेहूं चावल ये कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तो हमारे पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो ये सब प्रवृत्तियाँ अर्थव्यवस्था के अंदर देखने के लिए ना मिले, इसलिए कृषि साख किसानों के जीवन में उनकी जीवन रेखा का कार्य करता है। कृषि साख बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह किसानों की जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। मतलब कि अगर लोन होगा तो ही किसान जिएगा, अगर लोन नहीं होगा तो किसान नहीं जिएगा, वो केवल आत्महत्या ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा और ये आता है। ठीक है, ये आता है एग्ज़ाम में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें लिखनी है कि भाई अगर किसानों को लोन ही नहीं दिया जाएगा तो ना वो ये काम कर पाएगा, ना वो ये काम कर पाएगा, ना वो ये काम कर पाएगा। उनके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं कि वो ये सब चीज़ें जो है कैश में ख़रीद सकें, नगद ख़रीद सकें। क्योंकि एक फ़सल को जब से उगाया जाता है और जब तक उसकी बिक्री की जाती है तो उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। प्लस भारत के अंदर जो किसान है वो मोस्टली छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, निर्धन किसान हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ये सब चीज़ें जो है नगद में जो है क्रय कर सके। इसके लिए उनको कृषि साख की जो है ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये सब जो है आपको बातें इसके महत्व के अंदर जो है लिखनी पड़ेगी। तो ये अभी तक आपने मेरे साथ पढ़ा है कि कृषि साख होता क्या है और कृषि साख की आखिर किसानों को ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस किस पर्पस के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है और आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेटा इसकी इम्पोर्टेंस इम्पॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं। चलो हमें ये तो पता चल गया कि भाई आखिर बिना लोन तो किसान नहीं जी सकता। लोन ही है जो किसान को जीवित रखने का साधन है। लोन होगा तो वो जिएगा, लोन होगा तो वो नहीं जिएगा, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि आखिर किसान को लोन देता कौन है, इसके स्रोत क्या हैं। तो किसानों को जो लोन देते हैं उसको हम दो पार्टी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं गैर संस्थागत स्रोत, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं संस्थागत स्रोत। तो कौन से होते हैं गैर संस्थागत स्रोत और कौन से होते हैं संस्थागत स्रोत, उसको जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गैर संस्थागत स्रोतों की। गैर संस्थागत स्रोतों का ये मतलब होता है कि भैया ये सरकार ने कोई ओपन नहीं कराए हैं, सरकार की इसमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अंदर जो है किन किन को शामिल किया जाता है, जो गांव के महाजन होते हैं, जो गांव के साहूकार होते हैं। ठीक है, गांव के महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं या भूस्वामी होते हैं, इन सब से जो लोन लिया जाता है, या आपके जो रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड को क्या कहते हैं, मित्र, दोस्त, इन सब से जो लोन लिया जाता है वो क्या कहलाता है। इन सब से जो लोन लिया जाता है, रिलेटिव कह सकते हो आप इसको, रिश्तेदारों को, इन सब से जो लोन लिया जाता है वो गैर संस्थागत स्रोत कहलाता है। इसमें सरकार की कोई भी भूमिका जो है नहीं होती है। ठीक है जी। और अब यहाँ पे एक एक को आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि भैया महाजन जो है वो गैर संस्थागत स्रोत का एक महत्वपूर्ण वो है। अगर किसानों को जब भी लोन की आवश्यकता पड़ती है तो महाजन जो है किसानों को क्या करते हैं, उनकी साख की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी तरीके से रिश्तेदार भी देते हैं, इसी तरीके से साहूकार भी देते हैं। लेकिन इन सब की दो डिसएडवांटेज है। क्या, किसान इनसे लोन तो ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन सब की दो डिसएडवांटेज है। क्या, सबसे पहली बात तो ये केवल अल्पकालीन ऋण देते हैं, ये केवल अल्पकालीन साख ही देते हैं बस, और साख नहीं देते। लेकिन अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि भाई किसान को तो लोन जो है
किसान को लोन जो है वो तो मध्यकालीन, दीर्घकालीन, मतलब इसमें से कोई भी ये बंदा 20 साल तक के लिए कोई लोन नहीं देगा। दीर्घकालीन लोन के रिगार्डिंग तो ये कोई भी बंदा सोच ही नहीं सकता। ये किसानों को दीर्घकालीन ऋण जो है नहीं देते हैं, केवल शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, 1 साल, 12 महीने, 15 महीने, बस इतनी रिश्तेदारी है और इससे ज़्यादा नहीं है। प्लस दूसरी इसकी डिसएडवांटेज क्या है? दूसरी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये सारे बंदे, चाहे वो महाजन हो, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो भूस्वामी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो मित्र हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे बंदे क्या करते हैं? ये सारे के सारे बंदे अगर लोन देते हैं तो उस पे जो है बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है उच्च ब्याज जो है ये चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसान ने एक बारी महाजन, साहूकार, भूस्वामी, अगर इनसे अगर एक बारी लोन ले लिया तो भाई वो ज़िंदगी भर केवल लोन ही उतारता रह जाता है और ब्याज का भुगतान ही करता रह जाता है। और अगर मान लो कुछ गिरवी में रखा हुआ है, जैसे आप फिल्मों में भी देखते होंगे, जैसे कोई किसान है वो जो है उनने अपनी कोई चीज़ गिरवी रख रखी होती है, फिर वो लोन लेता है, ठीक है, लेकिन फिर वो जब लोन नहीं ले पाता तो गिरवी रखी हुई चीज़ भी चली जाती है, या ज़िंदगी भर उसके परिवार वाले उस लोन को ही उतारते रहते हैं। तो एक बारी अगर इससे लोन ले लिया जाए तो भैया किसान जो है इनके जाल में फंस जाता है और ज़िंदगी भर केवल अपने लोन की किस्तें और ब्याज का भुगतान ही करता रह जाता है। तो भाई फिर सरकार ने देखा कि भाई ये तो गलत बात है, ये तो यहाँ पे बेचारा ऋण जाल में फंस जाएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इनसे चार्ज करते हैं। लेकिन किसान की मोस्टली ज़रूरतें जो हैं यही पूरा करते हैं, किसान भी तो जाके इन्हीं के पास जाता है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने देखा कि यार ये तो गलत है। पहली बात तो ये केवल अल्पकालीन ऋण ही दे रहे हैं, और दूसरा ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट चार्ज कर रहे हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर सरकार ने कुछ संस्थागत स्रोतों का निर्माण किया। बट स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 90% जो साख की जो ज़रूरतें हैं वो यही पूरा करते थे, गैर संस्थागत स्रोत, क्योंकि उस टाइम पे संस्थागत स्रोत जो हैं वो इतने डेवलप नहीं हुए थे। पहले सरकार की 90% साख की ऋण की जो ज़रूरतें हैं वो गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ही पूरी की जाती थी। फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने देखा कि यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो फिर सरकार जो है यहाँ पे इंटरफेयर करती है, ठीक है, और सरकार कुछ कुछ स्रोतों को ओपन करती है। जैसे कि सबसे पहले जो स्रोत होते हैं इसके अंदर, इसको हम कहते हैं सहकारी साख समितियाँ। सहकारी साख समितियाँ, सहकारी साख समितियों का क्या मतलब होता है? सहकारी साख समितियाँ जो हैं किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सभी तरीके के लोन देती है। क्योंकि इसकी डिसएडवांटेज थी ना, इसकी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए ये सब चीज़ें आई हैं। ये केवल अल्पकालीन देता है तो ये मध्यकालीन और दीर्घकालीन भी देंगे। ये उच्च ब्याज चार्ज करता है। इसके अगर साख समितियों के अगर हम उद्देश्य की बात करें या इसके कार्य की बात करें कि ये क्या करता है, तो ये किसानों को जो है, ये किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ये सभी तरीके के जो है ऋण किसानों को उपलब्ध कराता है, ठीक है। प्लस सस्ते ब्याज पर जो है अवेलेबल कराता है, क्योंकि इसकी तो डिसएडवांटेज थी ना कि भाई बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये चार्ज करता है, सस्ते ब्याज पर उपलब्ध कराता है। और प्लस क्या कहते हैं, किसान इनसे लोन कम से कम ले सके तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं महाजन, साहूकार, महाजन साहूकार के प्रभाव को कम करना। ये क्या काम करते हैं कि कैसे भी करके किसान इनसे लोन ना ले
इसके लिए क्या करती है वो सहकारी साख समितियाँ, किसानों को जितना पॉसिबल होता है समय पे और दूर से दूर लोन उपलब्ध कराती है। समय पर व दूरस्थ क्षेत्रों में भी, दूरस्थ क्षेत्रों में साख उपलब्ध कराना, साख उपलब्ध कराना। क्योंकि बेटा मोस्टली जो किसान होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, वो गांव के अंदर बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्रों में रह रहे होते हैं। तो साख समितियों का ये ऑब्जेक्ट होता है कि भाई कहीं भी रह रहा हो बंदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने भी किसी भी गांव के किसी भी कोने में रहता हो, तो गांव के किसी भी कोने में रह रहा हो, दूर से दूर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको साख उपलब्ध कराया जाएगा। किसान इनके जाल में ना फंस सके, महाजन साहूकार के प्रभाव को कम किया जाएगा। सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म लोन जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे पहले तो सरकार ने जो है सहकारी साख समितियों का क्या करा है, सहकारी साख समितियों का जो है निर्माण किया है। दूसरा जो बैंक होता है इसको हम कहते हैं भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है इसके नाम पे ही ये इसका काम है, ठीक है, भूमि विकास बैंक। ये बैंक क्या करता है, ये बैंक जो है ना किसानों को, ये बैंक क्या करता है, ये बैंक किसानों को भूमि को गिरवी रख के, भूमि को क्या करके, भूमि को गिरवी रख के किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम जो है भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। ये जो है किसानों को मध्यकालीन प्लस दीर्घकालीन ऋण जो है अवेलेबल कराते हैं। मोस्टली शॉर्ट टर्म लोन जो है वो तो ऊपर वाला जो है वो अवेलेबल करा ही रहा है। इसमें जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ज़मीन खरीदना, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन्स, इन सब चीज़ों को बाय करने के लिए किसान अपनी भूमि इनके पास गिरवी रख देता है और किसान अपनी भूमि इनके पास गिरवी रख देता है और उस गिरवी के बदले में इनको ऋण दिया जाता है, जिसका यूज़ वो अपनी मध्यकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताओं की क्या करता है, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 1 मिनट रुकिएगा बेटा। देखिए तो सरकार ने सबसे पहले क्या करा है, सरकार ने सबसे पहले तो सहकारी साख समितियों का जो है गठन किया। सरकार ने भूमि विकास बैंकों का गठन किया। उसके बाद सरकार ने जो है जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, या इनको आप जो है व्यापारिक बैंक भी कह सकते हो, व्यापारिक बैंक भी कह सकते हो या वाणिज्यिक बैंक भी कह सकते हो। सरकार ने ये देखा कि भाई ये दोनों जो है ना, ये दोनों किसानों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को लोन की जो है और ज़्यादा जो है ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार ने कमर्शियल बैंकों को भी, जितने भी बैंक होते हैं आरबीआई को छोड़ के जितने भी बैंक होते हैं वो सब कमर्शियल बैंक होते हैं। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने कमर्शियल बैंकों को भी ये बोला कि भैया आप भी कैसे भी करके किसानों को क्या करेंगे, आप भी कैसे भी करके किसानों को जो है सस्ते ब्याज पे किसानों को जो है साख या ऋण जो है उपलब्ध कराएंगे। इसको सरकार ने जो है वो दिया। मतलब सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे भी करके किसान इनसे लोन ना ले सके उसके लिए कई सारे स्रोतों को ओपन कर दी है, जिसके लिए सहकारी साख समितियां हैं, भूमि विकास बैंक है, वाणिज्य बैंक है, और चौथा जो इसके अंदर आता है इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब ये क्या है, यहाँ पे ये देखा सरकार ने कि यार हम ओपन तो कर रहे हैं, हमने सहकारी साख समितियाँ, भूमि विकास बैंक, कमर्शियल बैंक ओपन तो कर रहे हैं, लेकिन लोन लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, तब जाके लोन मिलता है।
जिसकी वजह से किसानों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किसान बेचारा लोन नहीं ले पाता। तो उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसानों को बिना किसी कम से कम फॉर्मेलिटी में, क्योंकि लोन लेने के लिए कई सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, तो भाई किसानों को जो है इतनी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, कम से कम फॉर्मेलिटी में किसानों को जो है लोन मिल जाए, उसके लिए सरकार ने क्या करा, उसके लिए सरकार ने जो है 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। ये बैंक किसानों को क्या करते हैं, ये बैंक किसानों को बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ पे, बहुत ही कम कठिनाइयों के साथ किसानों को जो है लोन उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो बैंक होता है कृषि के अंदर, उसको हम जो है कहते हैं नाबार्ड। नाबार्ड जो है, जैसे हमारा आरबीआई जो है वो क्या है, आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है, पापा है। बिल्कुल इसी तरीके से नाबार्ड क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पापा है। जितने भी बैंक हैं, कोई भी बैंक हो, कोई भी जो किसानों को लोन दे रहा है, वो सब इसके अंडर में है, इसके कंट्रोल में है। नाबार्ड का जो पूरा नाम है, इसको हम कहते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ये जो है नाम है हिंदी में पूरा का पूरा इसका, नाबार्ड। ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि नाबार्ड क्या होता है और नाबार्ड के कार्य बताइए, तो इसके ऊपर तो सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। पूरा नाम है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है सरकार ने 12 जुलाई 1982 में जो है की थी। ये क्या काम करता है ये समझिए। ये इस पे इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ के जाएंगे अच्छे से। ये क्या काम करता है, ये किसानों को लोन नहीं देता। सबसे पहली बात तो इसका किसानों से कोई रिश्ता नहीं है, जैसे हमारा आरबीआई के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से इसका किसानों से कोई भी रिश्ता नहीं है। ये किसानों को लोन नहीं देता, ये देता है इनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियाँ, इनको लोन देता है। तो इसका जो सबसे पहला काम है वो क्या है, वो है कि जितने भी सहकारी बैंक और जितनी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये जो होते हैं, इनको क्या करना, इनको जो है अल्पकालीन या भूमि विकास बैंक, इनको जो है अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन जो है क्या करता है, दीर्घकालीन जो है ऋण उपलब्ध कराता है, सबसे पहली बात तो। अच्छा, दूसरा ये क्या करता है, ये मैंने बोला ये पापा है, ये सब जितने भी बैंक या जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसानों को लोन देने का काम कर रही है वो इसके अंडर में होगी, ये देखेगा उसको सब कुछ। तो भाई ये क्या करता है, ये जो है चाहे वो सहकारी हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, या वो व्यापारिक बैंक हो या वाणिज्यिक बैंक हो, कोई सा भी हो, ये क्या काम कर रहे हैं, किसानों को सही तरीके से लोन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो इनके क्या करता है, इनके कार्यों की जो है जांच करता है कि क्या काम जिस तरीके से होना चाहिए, क्या काम उस तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा, क्या दिक्कत आ रही है, तो उनके कार्यों की जांच करता है, वर्क परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का काम करता है। प्लस ग्रामीण साख से संबंधित या कृषि साख से संबंधित, ग्रामीण साख से संबंधित
ग्रामीण साख से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि साख से संबंधित किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है, नीति का निर्माण करना है, ठीक है, या कोई किसी परामर्श देना है, किसी के एडवाइस वगैरह देनी है, या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है ग्रामीण साख से रिलेटेड, तो वो भी काम कौन करेगा? वो भी काम जो है नाबार्ड ही करता है। नाबार्ड ही एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है, जो भी परामर्श वगैरह देना होता है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह देनी होती है, कुछ भी अगर करना होता है तो वो जो है नाबार्ड ही करता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ क्या करता है ये? इसके साथ साथ जो है इनको मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋण ये वाला जो है उपलब्ध कराता है। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर शॉर्ट नोट आया तो एक शॉर्ट नोट 3 से 4 नंबर का होता है। ठीक है, जैसे 5 शॉर्ट नोट दे देगा, उसमें से बोलता है कि भाई 2 से 3 शॉर्ट नोट लिखो, 3 शॉर्ट नोट आ जाते हैं 5-5 नंबर के, तो ये वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली संस्थागत स्रोत हैं जो सरकार ओपन कर रही है कि कैसे भी करके किसान जो है गैर संस्थागत स्रोतों से उसको लोन लेने की रिक्वायरमेंट जो है ना पड़े, इसलिए जो है संस्थागत स्रोतों को ओपन किया जा रहा है। बट इनकी कमियां क्या हैं? किनकी कमियां? संस्थागत स्रोतों की कमियां हमको पढ़नी हैं। अभी तक तो हमने इसकी अच्छाइयाँ पढ़ ली कि भाई ये लोन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी कमियां क्या हैं? इनकी अगर हम कमियों की बात करते हैं, इसकी कमियां आ जाती हैं, आलोचना कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसके ग्रामीण साख की जो है आलोचना कीजिए कि आखिर ये जो हैं क्यों फेल हो रहे हैं किसानों को लोन देने के अंदर, तो या दे रहे हैं तो क्या इनके अंदर दिक्कत परेशानी है। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इनकी कमियों के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं। सबसे पहली जो इसके अंदर कमी है, यहाँ पे जो है आप लिखेंगे कि ये लिख दीजिए कि साख को गिरवी रखे जाने वाली वस्तु के साथ जोड़ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी संस्थागत स्रोत है ना, चाहे वो कोई भी हो, बिना गिरवी रखे लोन नहीं देगा। कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा। अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो आप इनसे लोन नहीं ले सकते। तो भाई जो गरीब किसान होता है, जो निर्धन किसान होता है, जो छोटा किसान होता है, उस बेचारे के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इनको ओपन करने का? जब जिसके लिए खोला गया उसी को लोन नहीं मिल रहा तो फिर बेकार है। ऐसे इसको क्या करना? फिर कुछ ऐसी फैसिलिटी करनी चाहिए थी कि बिना कुछ गिरवी रखे किसानों को जो है लोन मिल जाए। साख को गिरवी के साथ कुछ वस्तु को गिरवी रखना पड़ेगा, उसके साथ जोड़ दिया तो भाई बेकार है। अब यहाँ पे जो है दूसरा आप लिखेंगे कि यहाँ पे जो है ये लिख दीजिए समय पर साख उपलब्ध ना होना। जब ज़रूरत होती है तब तो ये उस फॉर्मेलिटी में ही इतना टाइम लग जाता है कि जब ज़रूरत होती है तब उसको जो है लोन नहीं मिलता। ठीक है, और जब ज़रूरत होती है तब उसको लोन नहीं मिलता, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तब जाके पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है, तब जाके उसको जो है लोन मिलता है। ठीक है जी। तीसरा आप लिखेंगे ज़रूरतमंदों को लोन नहीं लिखेंगे, यहाँ देंगे ज़रूरतमंदों को ऋण ना मिलना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसका ये मतलब है कि भाई ज़रूरत है छोटे किसानों को, ठीक है, ज़रूरत है छोटे किसानों को
ठीक है। और मिल किसको रहा है? जिसको ज़रूरत ही नहीं है, जिसको ज़रूरत ही नहीं है उसको लोन मिल रहा है। मतलब कि ये ओपन किए गए हैं छोटे किसानों के लिए, ये जो ओपन किए गए हैं, ये ओपन किए गए हैं, ये ओपन किए गए हैं छोटे किसानों के लिए, लेकिन मिल किसको रहा है? जिसको ज़रूरत ही नहीं है, लाइक बड़े किसानों को। अगर उनको लोन चाहिए बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटी वगैरह सब कुछ उनकी पूरी हो जाएगी। जिसको लोन मिलना चाहिए उसको लोन नहीं देते, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको लोन दे रहे हैं। प्लस ऋण वसूली पर नरम व्यवहार। इसका क्या मतलब होता है? अब अगर लोन दे भी दिया तो फिर जब वापसी का टाइम आता है तो ये इतनी जो है सख्ती नहीं अपनाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हर साल जो है लाखों करोड़ों किसानों का जो लोन है ना, यूं ही माफ़ कर दिया जाता है सरकार की तरफ से। क्योंकि ये लोन लेने में रिटर्न में जो है इतनी सख्ती के साथ जो है काम नहीं करते। ये इसके कुछ जो है डिसएडवांटेज हैं, जो इनको जो है क्या करना चाहिए, जो इनको जो है सुधार करना चाहिए। तो ये किसकी कमियां थी? ये कमियां थी आपकी संस्थागत वालों की। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कई बार कि संस्थागत का या आलोचना कीजिए कि आखिर ये जो है ग्रामीण बैंकिंग की आलोचना कीजिए, तो ये आप जो है सारा का सारा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने आज जो पढ़ा है बेटा, आपने केवल आज ये पढ़ा है कि कृषि साख क्या होता है, किसानों को पैसों की ज़रूरत क्यों होती है, टाइम इंटरवल के बेस पे, ऑब्जेक्ट के बेस पे, और किसानों को जो लोन है वो कौन कौन दे रहा है, इसकी क्या क्या, इसमें किन किन को शामिल किया जाता है, क्या क्या इसकी डिसएडवांटेज है, इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, इनकी क्या क्या डिसएडवांटेज है। ये आपने जो है आज एक फुल क्वेश्चन पढ़ा है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कृषि साख के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। अंजलि, इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? सर आ रही है समझ। मंजू, आ रही है समझ में? हाँ जी और नाबार्ड के ऊपर भी जो है, नाबार्ड के ऊपर भी आप जो है अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नाबार्ड के ऊपर जो है शॉर्ट नोट आता ही आता है, और किसी के ऊपर नहीं पढ़ के जाएंगे, ना तो भूमि विकास के ऊपर पढ़ के जाएंगे, ना कमर्शियल बैंक के ऊपर, ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं पढ़ के जाएंगे। सिर्फ नाबार्ड के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अगर इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है तो मैं 3 से 4 नंबर का, 3 तो कार्य यही होगा इसको और अच्छे से लिख सको, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, इतना लिख दीजिएगा कि अपने पास जो है 3 से 4 नंबर का मटेरियल आपके पास होना चाहिए नाबार्ड के रिगार्डिंग। बाकी भूमि विकास, कमर्शियल बैंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कभी आएंगे। ठीक है जी अंजलि।